नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स में एक बहुत ही प्यारी इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये समझिए कि हमने सिर्फ रिएक्टेंट्स लिखे हैं। जब वो आपको वर्ड इक्वेशन देते हैं तो रिएक्टेंट्स के साथ प्रोडक्ट भी देते हैं। वर्ड इक्वेशन का मतलब है शब्दों में इक्वेशन दे दी है और अब आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में लिख दीजिए। वो आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स के सिंबल्स दे सकते हैं और प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। किसी भी स्थिति में फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। रिएक्टेंट्स देख लिया आपने, तो सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट्स लिख दीजिए। रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? Na यानी सोडियम प्लस H2SO4। अच्छा, ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगा, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वो जानने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक्टिविटी सीरीज, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसके विषय में। क्या है वो? KNaCaMgAl Zn, जिंक, उसके बाद आयरन, ओके, आई एम सो सॉरी, उसके बाद आयरन के बाद Sn जिसे हम टिन कहते हैं, उसके बाद लेड जिसे हम Pb से शो करते हैं, फिर आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर Cu, Hg, Ag, Au। देखिए बच्चों, जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो हमेशा से थोड़ा आगे बढ़ाकर वीडियो को देख लीजिए। मेरी ये ड्यूटी बनती है कि जब कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को विजिट करे तो मैं उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊं, इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना ज़रूरी है। तो बच्चों, ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन एक डिटरमाइनिंग एलिमेंट है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव, ये मॉडरेट रिएक्टिव, और हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब में से कोई भी एलिमेंट ले ले, अगर वो हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है, एक ऐसे कंपाउंड एक के कांटेक्ट में आता है जिसमें हाइड्रोजन हो, जैसे H2SO4, जैसे HCl, जैसे HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3, तो उस एलिमेंट में ये सामर्थ्य है कि हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दे। अब आप देखिए, आपके पास कौन है? सोडियम ये रहा, और ये है H2SO4, यानी सोडियम को इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटाना होगा। इसका मतलब क्या ये सोडियम कर पाएगा रिएक्टिविटी सीरीज से? हम तो ये जान पा रहे हैं कि सोडियम ऊपर है, डेफिनेटली हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। अब क्योंकि ये बात हमें क्लियर हो गई है तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। वो करने के लिए इसको मैं हटा देती हूँ, ये आपका बेस कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। जिन बच्चों ने शुरुआत से हर एक लेक्चर को ध्यान से सुना है, उनको ये बेस कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिवाइज हो गया होगा। चलिए, अब ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, हमें इससे बनाना है प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। Na1 पॉजिटिव ही होता है, आयंस हमेशा फिक्स्ड होते हैं। इसको तोड़ दीजिए, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया कि एक्टिविटी सीरीज, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, उससे ये बात बहुत ही क्लियर है कि सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा उसकी जगह से। इसका मतलब सल्फेट के साथ अपना एक ग्रुपिंग कर लेगा। ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। जिनको आयंस ऑलरेडी रटे हुए हैं, उनके बिल्कुल ध्यान में है, वो तो प्रोसीड करके प्रोडक्ट लिख दीजिए, आपकी इक्वेशन तो पूरी हो गई। लेकिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे डिस्प्लेस होके क्या बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे आयनिक फॉर्म में लिख दीजिए। अब इन आयनिक फॉर्म को हम नीचे लिख लेते हैं। भाई ये तो बहुत ही क्लियर है कि अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो SO4 जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट के साथ ही पार्टनरशिप बनाएगा। अब आप देखिए, इसका चार्ज है 1 और इस पर चार्ज है 2, यानी इन दोनों में आपस में क्रिस क्रॉस आप करेंगे, जो आप 9th में पढ़ कर आए हैं। ये चार्जेस अगर आपको परेशान करते हैं तो इनको हटा दीजिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज से वैलेंसी का पता चलता है। वैलेंसी आप नीचे लिख दीजिए, वैलेंसी के साथ प्लस नेगेटिव नहीं लिखना है। जो इसकी वैलेंसी थी वो इसके नीचे, जो इसकी वैलेंसी थी वो इसके नीचे, और आपस में क्रिस क्रॉस कर दीजिए। क्रिस क्रॉस का मतलब ही होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसकी वैलेंसी से और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसकी वैलेंसी से होगा। चलिए कर देते हैं। प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास Na2SO4। अच्छा, SO4 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ है, यानी होल 1
लिखा देखा है कभी आपने? नहीं देखा ना, क्योंकि अगर होल 1 नहीं भी लिखेंगे तभी भी ये समझ में आता है कि SO4 जो एक ग्रुप है उसकी एक ही यूनिट है। इसका मतलब हमारे पास पहला प्रोडक्ट तो बन के तैयार। वेरी गुड, हम लिख देंगे पहला प्रोडक्ट Na2SO4। अब देखो, आप खुद ही देखिए कि इस रिएक्शन की रेस में से सोडियम हट गया, सल्फेट भी हट गया, तो बचा कौन? H पॉजिटिव। मैंने आपको कई बार बताया है कि रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट साइड में H पॉजिटिव देखते हैं तो याद रखिए कि प्रोडक्ट साइड में वो H2 बन जाता है, तो आप यहाँ पर H2 लिख देंगे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो प्लेलिस्ट में आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो लेक्चर्स हैं वो सुन लीजिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हल्के में बता देती हूँ, कोई भी दो एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं अपने एटॉमिक फॉर्म में, तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और दूसरा एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। इलेक्ट्रॉन लेन देन की वजह से ही इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन रहा होगा, इसलिए इन दोनों ने मिलकर H2SO4 बनाया था। अब वो लेन देन खत्म हो जाएगा फौरन तभी जब सोडियम इसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा। तो हाइड्रोजन कहेगा कि भैया जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे ना वापस करो, तुम्हारा उनसे कोई मतलब तो है नहीं, अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस कर देगा। और इस इक्वेशन में जो हमें H पॉजिटिव दिख रहा है ना, जब हम किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो कई एटम्स होते हैं, आप ये मान के चलिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अपने ही जैसे हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 बना लेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो पुराने लेक्चर्स सुनिए, और अगर आपको लगता है पुराने लेक्चर्स नहीं सुनना तो बस ये याद रखिए कि H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड में अगर है H2 फॉर्म में ही रिलीज होगा। चलो बहुत बढ़िया, हमने इसका पहला पड़ाव पूरा कर लिया। आपने सक्सेसफुली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिए, आपके बिल्कुल प्रोडक्ट ठीक बना है। अब हमें सेकंड स्टेप में बैलेंसिंग करनी है। देख लेते हैं, सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सोडियम को 2 बनाना है तो मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक, क्लियर। सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया। SO4 इकलौता लिखा हुआ है, यानी SO4 का एक ही यूनिट है। आप इसको तोड़ के देखना चाहें तो S 1 है और ऑक्सीजन 4 है। वैसे ये पूरा एक ग्रुप है तो हम पूरे ग्रुप की तरह ही इसको काउंट करना चाहिए। यहाँ पर भी SO4 एक ही ग्रुप है, अगर आप इंडिविजुअली भी देखें तो S 1 है और O 4 है। चलो ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सिर्फ सोडियम के आगे 2 लगाने से बैलेंस्ड हो गई है। चलो अब हमारा तीसरा स्टेप होता है नाम लिखना। ये है हमारा सोडियम, ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। ये है हमारा सोडियम सल्फेट, क्लियर। और ये क्या है? ये है हमारा हाइड्रोजन, ठीक। हमेशा याद रखिए कि ये जो SO4 होता है ना, SO4, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इस SO4 को हम सल्फेट ही कहते हैं। ये SO4 जब मेटल के साथ जुड़ जाता है तो अब आप इसको सल्फेट कहेंगे। वैसे भी इसको हम सल्फेट ही कहते हैं, लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन वैसे नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ जाता है तो हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे कि मैम अगर नॉन मेटल है तो H पॉजिटिव फॉर्म में क्यों था? तो इस लेक्चर में ना कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए, तो आप एक तो पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, चाहेंगे तो कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन फिलहाल बस इतना याद रख सकते हैं आप मोटा मोटा कि H के साथ अगर सल्फेट होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड आप उसको बोलेंगे, ठीक है ना। सल्फेट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, राइट। चलिए, और अगर मेटल के साथ जुड़ जाता है तो आप उसको सल्फेट नाम से पुकारेंगे, मेटल को मेटल के नाम से पुकारेंगे। इतना याद रखिए फिलहाल के लिए, ठीक। केमिस्ट्री में जैसे जैसे आप लेक्चर्स को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर भी हो जाएंगी, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बेस तो बताया ही जाता है बच्चों को, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप इस इक्वेशन को किताब में देखेंगे तो सोडियम के साथ ब्रैकेट में S लिखा मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्रैकेट में एक्वस लिखा मिलेगा। ये ना इसके साथ यहाँ लिखा मिलेगा, इनके आगे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। सोडियम सल्फेट के साथ भी एक्वस लिखा मिलेगा, क्यों है ये, और इसके साथ गैस लिखी मिलेगी, ठीक। अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, हम जितने भी रिएक्शन केमिस्ट्री लेबोरेटरी में प्रोसीड करते हैं उनमें
जो भी एसिड होती है उसको हम हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं। डाइल्यूट फॉर्म में लेने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर मिला के हमने उसे डाइल्यूट कर लिया है। किसी भी चीज़ में यदि आप पानी मिलाते हैं तो हम कहते हैं कि वो डाइल्यूट हो गया है, डाइल्यूट हो गया। अब डाइल्यूट होने का मतलब पानी से डाइल्यूट हुआ है ना, इसलिए इसके आगे एक्वस शब्द आप लिखा देखेंगे। अगर आप पर्टिकुलरली वाटर कहीं देखते हैं तो वाटर के साथ आप एक्वस नहीं देखते, उसके साथ आप एल लिखा देखते हैं, क्योंकि वो लिक्विड है, वो है ही लिक्विड। लेकिन यदि यही लिक्विड किसी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म को डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आ जाती है तो उस प्रोडक्ट के आगे हम एक्वस लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? हमेशा याद रखिए, आप हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, वेरी डाइल्यूट फॉर्म में हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ठीक, चलिए अब सोडियम के आगे एस क्यों लगाया? क्योंकि भैया सोडियम मेटल है और मेटल्स में अगर मैं एक्सेप्शन की बात ना करूं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए एस। ये एक्वस क्यों था? आप समझ गए, पानी मिला के हमने इसको डाइल्यूट किया था। और यहाँ एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि भैया डाइल्यूट H2SO4 में ही तो हमने सोडियम डाला था, तो ऑलरेडी जो एक्वस था उसमें हमने सोडियम डाला, तो डेफिनेटली ये भी तो एक्वस ही हो गया, ये भी तो उसी पानी और एसिड का के साथ घुल मिल गया ना, तभी तो इसने सोडियम सल्फेट बनाया। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो होती ही गैस है, इसलिए हमने हाइड्रोजन के आगे G शब्द का अल्फाबेट का इस्तेमाल किया है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हर बार जब हम इक्वेशन को सॉल्व करें, सिंपल सा ट्रिक है, सिर्फ रिएक्टेंट्स देख लीजिए, आयंस में तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए। सेकंड स्टेप बैलेंसिंग, थर्ड स्टेप नाम लिख दीजिए। ये जो स्टेट्स हैं ये आप नहीं भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटते हैं जब तक कि आपसे पूछा ही ना गया हो, ठीक है ना? तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए आप चाहेंगे तो पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो बड़ा वीडियो होता है उसको हम छोटे छोटे वीडियोस में, जिनको हम शॉर्ट्स बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक मिल जाता है। फिर भी ये सब देखने के बाद भी, वीडियो देखने के बाद, शॉर्ट्स देखने के बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो शिक्षालय है क्यों? इसीलिए है कि आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना, ताकि आप रट्टाफिकेशन नहीं करें। तो मुझे पूछ लीजिएगा, कोई भी छोटा मोटा कैसा भी डाउट हो। अगर आपका क्वेश्चन आपको खुद को स्टूपिड साउंड करता है, आपको खुद को लगता है क्या बेवकूफ़ी का क्वेश्चन है, आप मुझे पूछिए। आपका हर एक क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नंबर, आपका केमिस्ट्री से रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षालय नहीं चाहता कि शिक्षालय के जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुन रहे हैं या यहाँ से केमिस्ट्री का लाभ ले रहे हैं वो रट्टाफिकेशन में जाएं, ठीक है? इसलिए पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बना के रखिए, शिक्षालय आइए। असल में हम ये कहते हैं केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।